देखिए हम पढ़ रहे थे इंटीजर प्रोग्रामिंग चैप्टर, जिसमें हमारे दो यानी कि ऑल कटिंग हो चुका था और मिक्स्ड कटिंग वाला हो चुका था। ठीक है, अब इंटीजर बनाने के लिए किसी एलपीपी को यानी कि सिंप्लेक्स मेथड वाले उसको तीन मेथड होते हैं, वो दो हो गए। हमारा बचा है तीसरा, ब्रांच एंड बाउंड मेथड। ब्रांच एंड बाउंड मेथड के लिए मैं इस एग्जांपल को भी करवाऊंगा। उससे पहले मैं अपना एक अलग एग्जांपल लेता हूँ जो कि बड़ा एग्जांपल होगा, जिससे आपको ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ब्रांच एंड बाउंड मतलब क्या है इन दोनों का। ब्रांच का मतलब, सबसे पहले मैं बताता हूँ सवाल के बारे में याद रखेंगे। सवाल को हम पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से अगर x1 और x2 की वैल्यू क्या आती है, अगर इंटीजर आती है तो हमारा वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं आती है तो फिर उसको हम उसकी ब्रांच बना लेंगे, यानी उसको दो पॉइंट पार्ट में तोड़ लेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। अगर उनमें से किसी की ऑप्टिमल आती है तो ठीक है वैल्यू है ना, और एक की नहीं आती है तो वापस से उसकी ब्रांच बना लेंगे। यदि उनमें से किसी, अब जो दो बनाई हम ब्रांच, उनमें से किसी की एक की फीजिबल मतलब इनफीजिबल वैल्यू आ जाती है तो उसको कर देंगे बाउंड, यानी कि उससे आगे वो नहीं जा सकता, उसको वहीं पे बाउंड कर देंगे। तो अब देखते हैं किस तरह से करेंगे। इसी का मतलब है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इक्वेशन, जो हमारी पहली इक्वेशन है इक्वेशन, इसको क्या कर लेंगे, इक्वल करके लिख लेंगे जैसे कि हम ग्राफिकल मेथड में लिखते थे, यानी कि 9x1 प्लस 5x2 बराबर 45 और x1 प्लस x2 बराबर 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसको इक्वेशन नंबर। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम पुट करें, पुट x1 बराबर 0, देन x2 बराबर कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 9 का आ जाएगा। और x2 बराबर 0 करें एंड, तो देन x1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, x1 का मान हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, इतना हो गया। फ्रॉम टू दूसरे इक्वेशन से पुट करें यदि हम x1 बराबर 0, सो x2 बराबर 6 एंड x2 बराबर अगर 0 पुट करें तो x1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। अब से क्या बना लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे अब हम इसका। देखिए 9 तक गया है तो पहला क्या कर लूँगा मैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, और इस तरह से यहाँ पे बना लो। मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए यहाँ तक तो मैंने 9 तक एक पॉइंट खींच लिए, 9 तक। अब करना, देखिए x1 की, ये x1 हो गया हमारा, ये हमारी x2 हो गया, ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, यानी ओरिजिन जो हो जाता है हमारा। देखिए सबसे पहले x1 पे 5 है, x1 पे 5, ठीक है, यहाँ पे x1 पे 5 और x2 पर 9 है, तो एक लाइन कहाँ से खिंच जाएगी, x5 और x9 पे। वैसे तो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड सिखा रखा है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर इक्वेशन नंबर 2 देखिए, 6 और 6, x1 की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू 6 है, तो दूसरी लाइन यहाँ से खींच दो, 6 है और यहाँ पे 6। तो ये हमारी दूसरी वाली क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा, अब क्या करना, देखिए हमारी दो साइन थे किसकी ओर थे, अंदर की ओर थे ना, लेस देन वाली साइन, यानी कि हमारा इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, यहाँ से यानी अंदर होगा इनके इक्वेशन के, जो भी हमारा वो होगा सॉल्यूशन, है ना। तो यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, केवल फिजिबल सॉल्यूशन होगा हमारा आप इसको चाहे ना तो आप इसको पेन से बना सकते हैं एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में अभी दिखाता हूँ अभी आपको मैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आप देखिए, एक पॉइंट तो ये है ना, एक पॉइंट ये जहाँ पे हमारा बाउंडेड रीजन आ जाएगा, एक पॉइंट ये, इसको ए पॉइंट कह दो, इसको बी पॉइंट कह दो, इसको कह दो सी पॉइंट। इसके इनके अंदर तो हमारा बाउंडेड रीजन है ना, और ये हमारा ओरिजिन होता ही होता है। तो देखो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ है ना, यहाँ पे वैल्यू देखो आप, यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो इनको मत लिखना पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। बी पॉइंट पे निकालने के लिए भी पहले सी पॉइंट पे लिख लो, सी पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी है 6, सॉरी वाई की वैल्यू कितनी है 5, और एक्स की वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, यानी 5,0, यानी कि 5,0 और 6 की वैल्यू 0,6, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0,6, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5,0। आप इसको नीचे लिखना है, जो मैंने तो यहाँ पे लिख दिया क्योंकि जगह नहीं है ना यहाँ पे। और सी की वैल्यू, अब सी की वैल्यू किस तरह से निकालोगे आप, देखिए सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको मैं तो बताता हूँ। देखिए जो हमारी इक्वेशन होती है ना, 9x1 प्लस 5x2 बराबर 45 है ना,
x1 प्लस x2 बराबर 6। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो समीकरण से हल करके निकाल लो, अगर वैसे वैल्यू निकालनी है ना आपको तो देखिए असल बात असल क्या चीज़ होती है, हम वही तो कर रहे हैं, जब हम टेबल बना रहे हैं ग्राफ बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ग्राफ से देखेंगे ना कि पॉइंट कहाँ आना चाहिए, कि 4 से थोड़ी सा आगे 3 के बाद में यहाँ आना चाहिए पॉइंट, तो ग्राफ पे होता था हमारे ग्राफ पे तो हम एग्जैक्ट बता देते, लेकिन ग्राफ नहीं है वो कॉपी में समझना तो कॉपी में समझ लीजिए आप। तो कैसे बनाएंगे देखिए, अगर मैं इस वाली क्वेश्चन में 9 से गुणा कर दूँ तो 9x1, यहाँ पे भी 9x1, तो इनको तो कट जाएगी जब मैं कर दूँगा, तो क्या जाएगा देखिए यहाँ से -4x2 बराबर 936, 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 9, तो देखिए x2 बराबर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 9/4 आ जाएगा, यानी x2 का मान कितना आ जाएगा 2.25। फिर x2 का मान जब 2.25 आ गया तो x2 का मान इस कोई सी भी क्वेश्चन में रख दो, वहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3.75, यानी x1 की वैल्यू आ गई फिर हमारी, यानी कि हमारी यहाँ से यहाँ का मान कितना आया हमारा x1 की वैल्यू 3.75 और यहाँ कितनी आई 2.25, यानी 2 वैल्यू। तो क्या है देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारी 0,6, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5,0, सी की वैल्यू कितनी आई 3.75 और 2.25, और यहाँ पे जेड की वैल्यू निकाल लोगे, मैक्सिमम जेड की वैल्यू, तो आप मैक्सिमम जब जेड की वैल्यू निकालोगे ना यहाँ पे, और हाँ एक चीज़ और देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिख दीजिए कि देखिए फीजेबल रीज़न आया ना अंदर आ गया ना, तो क्या लिख देंगे फीजेबल रीज़न, या फिर आप ना भी लिखोगे तो केवल पॉइंट लिख देना यहाँ पर। जो मैं पेंसिल से काम कर रहा हूँ ना, पेन से ही कर लेना उस काम को भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड की वैल्यू है कितनी 3, ये जो भी पॉइंट रखोगे देखिए रखोगे ना आप यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू कितनी 0 रखोगे, तो x1 की वैल्यू रखोगे 0 पर 3 गुणा 0 0, 5 गुणा 6 5 30 आई ना यहाँ पे, तो है ना, यहाँ पे आई 41.25, यहाँ पे आई आपकी 40, तो 3 वैल्यू आ गई, मैक्सिमम कौन सी आई है, यानी बी पॉइंट पर आई है मैक्सिमम आपकी। एक मिनट रुकिए, ये तो आपका बी पॉइंट है, बी ये वाला है, सी पॉइंट, सी तो ये वाला था ना 5,0, ठीक है ना, तो आप किस पे आइए 41.5, इस पर आइए आपके 40, तो मैक्सिमम किस पे आइए हमारे बी पॉइंट पर। तो अब देखो अब किस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इसमें ऐसे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड यानी कि जेड बराबर 41.25 किस पे, एक्स बराबर 3.75 और x2 बराबर 2.25, इस तरह से लिख लो। अब आप देखो एक बार कि आप x1 और x2 वैल्यू फ्रैक्शन मारिए, पॉइंट मारिए, है ना, इंटीजर नहीं आई है, तो यानी कि हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे अब हम जो ये वाली वैल्यू हमारी x1 की वैल्यू देखिए, हमारे पहले x1 को सॉल्व करो पहले यहाँ पे, तो क्या ले लो 3.75 उसके आसपास की वैल्यू लिखो, जैसे कि इससे छोटी कौन सी 3, इससे बड़ी क्या होगी 4 होगी, है ना, होगी। अब क्या करना है कि x1 लेस देन 3 है ना, और x1 ग्रेटर देन 4, यहाँ x1 मैंने एक कंस्टेंट वो कर लेंगे, सॉरी एक वेरिएबल, और उनके बीच में मतलब तोड़ लेंगे उसमें कि यहाँ से 3 से छोटी कर देंगे, उसको 3 से बड़ी कर देंगे इस वाले को x1 को। अब इस कंस्टेंट को जो हमारी वो है ना, अब लिख देंगे, सब प्रॉब्लम बनाएंगे अब हम, सबसे पहले बनाएंगे सब प्रॉब्लम फर्स्ट, यहाँ बनाएंगे सब प्रॉब्लम सेकंड, ठीक है, 2 प्रॉब्लम बनाएंगे सब प्रॉब्लम किस तरह से देखिए, मैक्सिमम जेड तो सेम टू सेम एट 8x1 5x2 सब्जेक्ट टू 9x1 प्लस 5x2, यानी पीछे से उतार लो सेम टू सेम ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे अच्छा, लेकिन इसमें हम एक कंस्टेंट ऐड और कर देंगे, कौन सी x1 लेस देन 3, ये वाली ऐड कर देंगे, है ना। देखिए पीछे ये तो यही, यहाँ तक तो सारी उतार ली मैंने, है ना, सेम टू सेम, लेकिन इसमें एक कंस्टेंट और ऐड कर दिया ना मैंने, कौन सी x लेस देन, है ना। और सब प्रॉब्लम टू में सेम वही कि मैक्सिमम जेड बराबर 8x1 प्लस 5x2 और सच दैट 9x1 प्लस, ये सच दैट नहीं, बार बार सच दैट बोलता हूँ, सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू, ठीक है, 45x1 प्लस x2 लेस देन 6 और x1 ग्रेटर देन 4, ये वाली लिख लिया मैंने। अब देखिए मैंने x1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल तो मैं अब, है ना, तो x1 के लिए सॉल्व करते करते अब क्या करेंगे इसमें, हाँ एक चीज़ और देखिए, जब दोनों इंटीजर नहीं आते हैं, देखिए अगर कोई एक इंटीजर होता है, कोई एक इंटीजर नहीं होता है ना, तो जो इंटीजर नहीं है तो मैं उसको लिखता है ना, लेकिन अगर दोनों यहाँ पे दोनों ही इंटीजर नहीं है ना, तो जो भी इनमें से बड़ा होगा ना उसको पहले लेंगे यहाँ पे, जो भी इनमें से बड़ा होगा, तो ले लिया मैंने वो जो भी बड़ा है इसमें से, 3.75 बड़ा है, तो और उसको छोटे दो पार्टों में तोड़ लिया, 3 और 4 में, क्योंकि इस 3 से 3.75 छोटा कौन सा 3 से, उससे बड़ा कौन सा होगा 4 होगा,
तो फिर x1 में इसमें इस तरह से तोड़ लिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब इनका वो ग्राफ बनाओ। देखो अब इनका ग्राफ बनाता हूँ मैं जल्दी जल्दी। देखिए मैंने फिलहाल तो ग्राफ ऐसे खींच लिए हैं इसमें, है ना, कि यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, ग्राफ खींच लिए। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे x1 को 1, यहाँ पे ये x1 वाली हो जाएगी, यहाँ पे ये x2 वाली, ये x2 वाली, यहाँ पे ये x1 वाली, ठीक है। पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, सब प्रॉब्लम फर्स्ट का। सब प्रॉब्लम फर्स्ट में देखो कि x1 जब हम लेस देन वाले को बराबर बनाएंगे, देखिए अब हमें सब बराबर बना लेंगे। या तो आप इनको पहले लिखो, सॉल्व करो, है ना, कि पहले इक्वेशन 1 मानो, 2 मानो, उसको 3 मानो, फिर बराबर करो, है ना, लिख कर। या फिर आप डायरेक्ट वो भी दिखा सकते हैं इसका ग्राफ बनाकर। तो मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ बना कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझ पर तो आते हैं ये सॉल्व करने, है ना, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो सब डिटेल में दिखा सकते हैं, सवालों को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं अगर आता है तो एग्जाम में। देखिए अगर मैं x1 को 1 रखूँ, है ना, तो x2 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि x2 का मान कितना आ जाएगा, 9। तो एक काम करो, एक क्या काम करो आप, इसको 2 मानो, इसको 4 मानो, इसको यहाँ पे 6 मानो, क्योंकि हम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, हम तो डिफरेंस तो सेम वो रखना चाहिए ना, बस ये 8 और इसको मान लो 10 यहाँ पे, इसको 2, इसको 4, इसको 6 मान लो, इसको 8 मान लो, इसको 10, इसको 12 मान लो यहाँ पे। तो देखो जब x1 0 रखेंगे तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगी, 9 आ जाएगी, है ना। 9 कितनी आएगी, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगी यहाँ पे x2 की वैल्यू। अच्छा हम x2 को 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से जब भाग लगाओगे तो इसमें 5 आ जाएगी, यानी 5 कहाँ आएगी, यहाँ पे। यानी पहले तो एक ग्राफ खींचिए यहाँ पे, यानी 5 से 9 पे, यानी कि पहली क्वेश्चन से। और दूसरी क्वेश्चन से जब x1 का मान 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी 6, और फिर x2 को 0 रखेंगे तो x1 का 6, यानी 6 6 पे ग्राफ बन जाएगा एक। फिर अब 6 और 6 पे देखो, आप ही ग्राफ कॉपी में कर लेना, ग्राफ चिपका देना उस पर, या फिर उसमें बुक में छोड़ देना, ठीक है। और एक हमारी x बराबर 3, यानी कि जो x बराबर हमारा कौन सा है, यानी देखिए एक यहाँ पे 2 तक, यहाँ तक 2 तक है ना, तो तीसरे कहाँ होगा, यहाँ तक होगी, है ना। तो देखिए यहाँ तक ये यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच दीजिए, अब यहाँ पे सीधी लाइन खींच गई। अब क्या है, अंदर की ओर, यानी पहली समीकरण कौन सी है, पहली समीकरण हमारी ये दूसरी सी, ये तीसरी है। तो जो पहली समीकरण से यानी कि अंदर की ओर है, पहली वाली समीकरण से, यानी कि ये यहाँ से अंदर और ये अंदर की ओर है सब। फिर दूसरी समीकरण से इस वाली से, ये भी अंदर की ओर है। अब पहले दूसरे को देखो, दूसरी समीकरण से, दूसरी समीकरण भी अंदर की ओर है, अंदर की ओर दर्शा रही है ना, सब कुछ अंदर की ओर दर्शा रही है यहाँ पे, अंदर की ओर। और ये वाली समीकरण ये भी अंदर की ओर दर्शा रही है। या तो फिर हमारा कौन सा ग्राफ कहाँ से घर जाएगा ग्राफ, यानी ग्राफ कर जाएगा हमारा ये वाला, ये वाला जब ये घर जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट ए, यानी यहाँ पर मान लो कि पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और ये पॉइंट हमारा सी है, ठीक है। ए बी सी पॉइंट मान ली। ये पॉइंट कौन सा होगा, छठे नंबर पे था ना, तो कौन सा हो जाएगा ये 0,6। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे पहले, इसको लिख लो पहले। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3,0। बी पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी पॉइंट निकालने के लिए पहले इन वाले समीकरण को देखो, इस समीकरण से इस समीकरण दोनों को देख लो पहले, यानी कि 9x1 + 5x2 बराबर 45, और x1 + x2 है ना, और बराबर 6 है। ऐसा 9 से गुणा कर लो इसमें, है ना, और फिर सॉल्व कर लो इसे। तो x1 से x1 कट जाएगा, तो कितना बचाएगा, ये बचाएगा, यानी कि -4x2 बराबर 9 × 36, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। एक मिनट रुको, आप इससे नहीं, आप पहले इन वाली इक्वेशन सॉल्व करो, इन वाले से करो आप, इसको इक्वेशन से छोड़ो, इक्वेशन सॉल्व करके निकल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। देखो आप एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ मैं आपको, मैंने पहले बता रखा है कि देखिए 2 से आगे है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना, यानी यहाँ, और ये 2 से 4 के बीच में यहाँ पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे है ना। तो क्या पॉइंट हो जाएगा ये 3,3, क्योंकि x2 पे 3,3 पे, यहाँ पे x1 पे भी 3,3 है, यानी 3,3 हो गया हमारा ये जो पॉइंट है हमारा 3,3। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे, अब यहाँ पर लिख लेंगे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। पहले लिख लो कि ए पॉइंट कौन सा हमारा 0,6 है, बी पॉइंट कितना हमारा 3,3 है, सी पॉइंट कितना हमारा 3,0 है, ठीक। ये फिर यहाँ पर जेड की वैल्यू लिख लो, कहाँ मैक्सिमम आएगी, तो जेड की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर आ रही है 39, जो कि मैक्सिमम आएगी, है ना, वो आप निकालते रहना दोनों की कितनी आ जाएगी। अब इस तरह से फिर इसका ग्राफ बना लो। इस ग्राफ में जल्दी से बना कर दिखा रहा हूँ, आप देखो। जब आप पहले देखो, पहली वाली लाइन तो सेम टू सेम इस तरह खिंच जाएगी इसकी तरह। पहले इसको भी आप लिख लो यहाँ पर 2, 4, इसको 6, इसको 8, इसको 10, इसको 2, इसको 4, इसको 6, इसको 8, इसको 10,
ग्राफ में हम ऐसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। वो हमारी मर्जी होती है, हम इस 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर मान लें, फिर 3 मान लें, है ना, अपने हिसाब से। क्योंकि 1200 यहाँ तो 1200 भी होगा, लेकिन आपके 1200 तक लिख पाओगे लाइन इसमें, बताओ। लेकिन हम इसको मान लें 100 पार्ट में तोड़ लेंगे, 100 ऐसे तोड़ लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सेम यही वाली लाइन खिंच जाएगी पहले तो यहाँ पे। तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ इसका पहले, ठीक है जी। दूसरी लाइन से बचेगा अब x4 यानी x1 पे 4 वाली क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो इसको, अब देखो आप, पहली क्वेश्चन है, ये तीसरी क्वेश्चन है। देखो पहली क्वेश्चन से ग्राफ कहाँ है, अंदर की ओर है, ग्राफ अंदर की ओर, यानी सारा ग्राफ कहाँ है, ये अंदर की ओर। फिर x2 से ये भी अंदर की ओर है, x2 से अंदर की ओर है। अब x4 से, लेकिन x1 जो ये नहीं, x1 ये है बाहर की ओर, है ना, ऐसे बाहर की ओर, बाहर की ओर, है ना। मुझे एक बात बताइए, तो कौन सा ग्राफ हमारा, वो कौन सा पॉइंट हमारा मतलब वो दिखाया जाएगा कि ये भरा हुआ है पॉइंट हमारा, फीजिबल सॉल्यूशन कौन सा। देखिए जो आप पहली क्वेश्चन से इस साइड पॉइंट करोगे, है ना, लेकिन ये तो बाहर की ओर कर रहा है ना, तो केवल हमारा ये वाला देखो, जो तीनों इक्वेशन से सेटिस्फाई कर रहा है ना, अंदर वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट होगा फीजिबल सॉल्यूशन यहाँ पर, यानी देखिए ये वाला जो। तो देखिए इस पॉइंट को मान लो ए, इसको मान लो आप, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मान लो बी, इस वाले पॉइंट को मान लो आप सी। आपको दिख तो रहा होगा ABC पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब देखिए ये कौन से पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, यानी क्या x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4,2 है, ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे। और ये वाली पॉइंट, इस वाले यहाँ पे पॉइंट पे देखो, जो बी पॉइंट है ये हमारा, ये कितने पे है, ये हमारा है 5,0 पे, 5,0 पे। 80 पॉइंट देखो ये कितना है, 4,0 पे। तो हमारी वैल्यू किस पे ज़्यादा है इसमें। दरअसल जब आप इसको सॉल्व करोगे ना यहाँ पे, तो 4.18 आएगा ये, है ना, एग्जैक्ट। आप, मैं भी बता देता हूँ किस तरह से आएगा, 4.18, यानी यहाँ पे ये 1.8 के करीब में यहाँ पे ये, और ये 4 पे है। ग्राफ में सही बना होगा, ग्राफ में सही बन जाएंगे। मैंने तो बस इसमें कॉपी को समझाने के लिए बता दी, क्योंकि मैं पहले ग्राफ में करता फिर यहाँ पे करता, फिर काफ़ी बड़े हो जाते सवाल, है ना। मैं इक्वेशन से निकाल लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही ना यहाँ पे, तो पहले इक्वेशन से निकालो। देखिए 9x1 + 5x2 बराबर 45, और 9x1 है ना। देखिए आप, जो हमारी ये वाली वैल्यू है, इसको देख लीजिए, 9x1, इसमें अगर मैं 9 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इधर भी 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 घटा दो, ऐसे ही घट जाएगा, माइनस, यानी कि -5x2 बराबर 45 में 36 घटाओ आप, 45 में 36 घटाओ कितना जाएंगे, यहाँ बचाएंगे केवल 9। तो x2 का मान कितना जाएगा, 9/5, है ना। ये माइनस बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपके ये, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.8। फिर x1 की वैल्यू निकाल लेना, x1 की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। इनको इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेना। मेरी बात सुनिए आप, इक्वेशन को यहाँ मत लिखना, ठीक है ना, वो तो केवल यहाँ बस मान निकालने के लिए मैंने समझा दी है। इक्वेशन का आप लिखना, सवाल केवल क्लियर करना कि सब प्रॉब्लम 1 सब प्रॉब्लम 2, ऐसा मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीका से, है ना, साफ साफ। फिर यहाँ पर जो वैल्यू आई हमारी ABC की, वो लिख लो, जो भी हमारी वैल्यू आई कि ए की वैल्यू 4.18, बी की वैल्यू हमारी 5.0, 4.0 भी आई है। फिर यहाँ पर जेड के मान लिख लो, जो मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर जेड के मान लिखोगे तो मैक्सिमम मतलब कहाँ से आया, मैक्सिमम आया है आपका सब प्रॉब्लम 2 से 41, यहाँ से 41 आया, यहाँ से 39 आया, है ना। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे x2 की वैल्यू 1.8 आई है, इंटीजर नहीं आई है, यहाँ पर इंटीजर आ गई है ना। तो यहाँ तो कह देंगे कि सब प्रॉब्लम 3 जो है हमारी, यानी सब प्रॉब्लम 1 जो हमारी, सॉरी सब प्रॉब्लम 1 जो है, वहाँ तो इंटीजर वैल्यू आ गई। जहाँ मैक्सिमम है ना, उस वाले मैक्सिमम पॉइंट पर 3 आ गई, यानी x1 की वैल्यू कितनी आ गई, मैं इस तरह से लिख दूंगा कि मैक्सिमम z बराबर 39, x बराबर 3, x2 बराबर 3, यानी 3 पॉइंटों पे आ गई। तो इस पॉइंट को तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, है ना, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्सिमम 41, x1 का पॉइंट कितना है 4, और x2 का मान कितना है 1.8, है ना। तो भैया ये तोड़नी पड़ेगी हमें, यानी 1.8 को तोड़ेंगे हम। अब किस तरह से तोड़ेंगे, देखो अब लिखेंगे यहाँ पे 1.8, 1.8 से छोटा क्या होएगा, फिर 1, और यहाँ से इससे बड़ी हो जाएगी 2, ठीक है ना। क्या लिख लेंगे अब, हमने देखिए x2 तो यहाँ पे, x1 तो यहाँ पे तोड़ लिया था, x1 पे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम x2 लेस देन 1 और x2 ग्रेटर देन 2। अब कंस्टेंट फिर से लिखिए, अब 2 पार्टों में तोड़ लीजिए कि सब प्रॉब्लम 3, सब प्रॉब्लम 4, तोड़ ली दोनों प्रॉब्लम इनको हमने।
ठीक है जी, तोड़ लिए। अब करो सॉल्व, यानी वापस लिखो कि मैक्सिमम जेड बराबर 8x1 प्लस 5x2 सच दैट, सॉरी सब्जेक्ट टू 9x1 प्लस 3x2 लेस देन 45 x1 प्लस x2 लेस देन 6। और ये वाले भी लिखो। देखिए अब तो इसका सब प्रॉब्लम टू को सॉल्व कर रहे हैं ना। अब तो सब प्रॉब्लम टू को, क्योंकि सब प्रॉब्लम वन से तो हमारे क्या आ गई, ये इंटीजर आ गए है ना, तो सब प्रॉब्लम टू को अब आगे सॉल्व कर रहे हैं हम इस वाले पार्ट को तोड़ कर। तो जहाँ पे x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 1/8 है, तो पहले पहले इन सबको तो पहले सारा सारा उतार लो है ना इनको। मैक्सिमम जेड बराबर यानी ए कंस्टेंट और ए कंस्टेंट, यानी x1 ग्रेटर देन 4 तक लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम अगली x2 लेस देन 1, यानी ये वाली कंस्टेंट और लिख लेंगे इसमें। ठीक है, सब प्रॉब्लम 4 में भी सेम, मैक्सिमम जेड बराबर 8x1 प्लस 5x2। देखिए टाइम तो लगाएगा इसमें, लेकिन सवाल सिंपल है ये वाले है ना। x2 लेस देन 45 और x1 प्लस x2 लेस देन 6, x1 ग्रेटर देन 4 और x2 ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये हमने कर लिए। अब इनके ग्राफ बनाओ भैया ग्राफ इनके भी। अब पहले मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, अब धीरे धीरे इनकी ग्राफ बनाऊँ। जैसे कि ये था x1 की वैल्यू 0 रखोगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी कि 9 यहाँ पे आ जाएगी। और x1 की वैल्यू, फिर x2 की वैल्यू 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि यहाँ पे। पहले तो इसका ग्राफ बना दो, मतलब इसकी लाइन खींच दो फर्स्ट इक्वेशन की। तो पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन से 6 पे आ जाएगी है ना। चैप्टर नंबर 2 में आपने सीख लिए होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में। और फिर है x1 बराबर 4 पे, x2 बराबर 1 पे, ठीक है। देखिए जो हमारी, देखिए यहाँ पे तीसरी इक्वेशन है, ये चौथी इक्वेशन है। जो हमारी पहली इक्वेशन है ना, उसका अंदर की ओर है ना। सो वो यानी कि जैसे ये है तो ये अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। दूसरी वाली देखो, दूसरी वाली इक्वेशन वो भी अंदर की ओर होगी, यानी ये भी अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है। फिर है तीसरी इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली, ये है हमारी बाहर की ओर, यानी इस साइड की ओर, ऐसे इस साइड से बाहर की ओर। और फिर x2 वाली किसकी है, वो अंदर की ओर है, कौन सी है, यानी ये वाली x2 वाली अंदर की ओर है, यानी कि ऐसे नीचे को अंदर की ओर होता है, यानी कि ये वाला अंदर की ओर इसका। तो यानी कि यहाँ से अंदर हुई, तो यानी कौन सा भाग फीजेबल वाला है हमारा, यानी कि ये वाला भाग है हमारा फीजेबल, ये वाला, क्योंकि इस तीनों इक्वेशन इसी के अंदर तो मिल जाएंगे, केवल इसके अंदर। अब देखो इसमें यहाँ से निकाल देगा, ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा, या फिर कहते हो ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट मान लो, इसे बी पॉइंट कर दो, इसे सी पॉइंट कर दो यहाँ पे। अब निकालो भैया वैल्यू इसकी। देखो यहाँ पे तो एक पाई थी लाइन, ये तो कितना हो गया पॉइंट हमारा, यानी कि ये तो हो गया 1। कौन से पॉइंट पर यहाँ पे 4 पे, यानी 4,1 हो गया एक पॉइंट तो हमारा। दूसरा पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 4,0, 4,0 ये वाली वैल्यू। और ये वाली बी वाली हो जाएगी हमारी कितनी, ये 5 पे होगी, यानी 5,0, ये 5,0 हो गया हमारा। दरअसल आपको जो ये वाले पॉइंट आएगा ना यहाँ पर, इसको आप सीधा ग्राफ के अंदर सीधे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इसमें। ये ग्राफ पे प्रॉब्लम होता है, उसमें सॉल्व हो पाते। लेकिन जो ना देखिए, हाँ एक चीज़ बताता हूँ। देखिए कभी आपको प्रॉब्लम हो रही हो ना, ऐसा है ना, अगर आपको नहीं निकल पा रहे हो तो एक छोटी सी ट्रिक अपनाना। क्या करना कि जो ये वाली आपकी इक्वेशन होती है ना, देखिए 9x1 प्लस 5x2 बराबर 45, लिखिए ये वाली पहली वाली इक्वेशन। और दूसरी वाली इक्वेशन लिख लो, कौन सा, ये वाली, यानी कि x2 बराबर 5 है ना। तो क्या कर लो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाली 5x2 और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर 5x2, ये कट जाएंगे, तो ये कट जाएंगे जब घटाने पे है ना, इनको घटा दोगे तो क्या बचेगी, केवल 9x1 बराबर, देखिए 45, 5 पूरे 25 जब जाएंगे, सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है ना, 1 है। जब 5 से गुणा करोगे, जब 5 हो जाएगा तो 45 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 40, तो x/9 कितने आ जाएंगे यहाँ पे 4.44,
ठीक है, 9 से जब भाग करोगे 4.4, और x2 की वैल्यू भी निकाल लेना, कितनी आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी x2 की वैल्यू, है ना, सॉल्व कर लेना, है ना। तो यानी कि इस पॉइंट पर हमारे मैक्सिमम होंगे, यानी कि इस पर कि एक्स जेड बराबर होगा हमारा जो भी होगा x1 बराबर कितने पे 4.44 और x2 बराबर 1 पे। अगर आपको ग्राफ से निकालने में दिक्कत हो ना ऐसे, है ना, तो इन ऐसे सॉल्व करके निकाल लेना, बस ग्राफ दिखा देना कि ग्राफ बन गया हमारा। ग्राफ इस कॉपी पे सॉल्व नहीं हो पा रहा सही से, अगर ग्राफ पेपर होता तो मैं सॉल्व करके दिखा देता, जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 2 में दिखा दिया आपको, है ना। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आई है 40.45, है ना। यहाँ पे अभी भी देखो ये वाली वैल्यू किसमें आई है, इंटीजर नहीं आई है ना। तो इसको अभी आगे और सॉल्व करेंगे, सब प्रॉब्लम 3 को। पहले सब प्रॉब्लम 4 का हम ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से तो मैंने खींची 2 लाइन, है ना। तीसरी इक्वेशन है x1 बराबर 4 पे, यानी x1 बराबर 4 पे, लो ये रही आपकी। फिर x2 बराबर 2 पे, यानी कि ये लो x2 बराबर 2 पे। अब आप देखो अंदर की ओर पहली इक्वेशन से, यानी कि अंदर की ओर ग्राफ बनेगा इसमें पहली इक्वेशन से, तो अंदर की ओर दूसरी इक्वेशन से भी अंदर की ओर ही है, अंदर की ओर एक ग्राफ हमारा, ठीक है। जब आप इनको बड़े बड़े ग्राफ बनाओगे तो ये इनमें जगह बचेगी, अभी तो जगह दिख ही नहीं पा रही है ना। x1 किसकी ओर है, अंदर बाहर की ओर है x1, जो x1 वाली वैल्यू है वो बाहर की ओर है, यानी इस तरह से बाहर की ओर को, बाहर की ओर, ठीक है। और x2 की वैल्यू भी बाहर की ओर है, ऊपर की ओर, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, आप खुद गौर कीजिए इस बात पर। देखिए हम बाउंडेड यानी फिजिबल सॉल्यूशन किस मतलब बाउंडेड रीजन किसको कहते हैं, यानी जो फिजिबल होता है बीच में, जहाँ पर हमारे चारों लाइनें अपना अंदर अंदर की ओर दिखाएं, है ना, तभी तो दिखा बताएंगे कि हाँ ये बाउंडेड रीजन है, फिर मतलब फिजिबल रीजन है। लेकिन देखिए इस वाले रीजन में ये वाली इक्वेशन, ये वाली और ये वाली दोनों दिखा रही है ना। इस वाले में ये और ये दिखा रही है और तीसरी दिखा रही है, यानी कि चारों इक्वेशन कहीं भी नहीं दिखा रही, तो इसमें लिख देंगे हम नो फीजिबल, नो फीजिबल, ठीक है। या फिर लिख देंगे अनफीजेबल, अनफीजेबल और अनफीजेबल लिख देंगे, यानी कि इसका कोई नो फीजेबल लिख के कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। तो केवल अब सब प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सब प्रॉब्लम 3 है, सब प्रॉब्लम 3 4.4 पाएंगे ना, 4.44। तो अब लिख लो इसको कि x1 बराबर, जब लिख दो केवल x, हाँ x लिख दो, x1.444, अब 4 तो भैया तोड़ो इसे भी, छोटी वैल्यू 4 और 4.44 से बड़ी वैल्यू 5। अब देखिए x1 यूज़ कर लिया हमने, x2 यूज़ कर लिया, अब वापस से x3 तो है नहीं इसमें सवाल में, तो करेंगे x1 ले लेंगे वापस से कि x1 लेस देने किससे 4 से, और x1 ग्रेटर देने किससे 5 से, ठीक है। वापस हमने ऐसे कर लिए। अब क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम हमने 2 4 तक कर ली थी, तो 5 और सब प्रॉब्लम 6, सब प्रॉब्लम 6 वापस से करो। मैक्सिमम जेड बराबर 8x1 प्लस 5x2, याद भी होगी ये तो इक्वेशन भी सब यानी पिछली वाली क्वेश्चन से। अब देखिए यहाँ तो नो फीजर वाला नहीं है, इसको तो हम छोड़ देंगे, सब प्रॉब्लम 4 को। अब सब प्रॉब्लम 3 का यूज़ करेंगे। तो पहले इनको तो सारे को ऐसे ऐसे कैसे उतार लेंगे इनको, है ना, ऐसे कैसे, बस उसमें क्या करेंगे लास्ट में कंस्टेंट और ऐड हो जाएगी, कौन सी, ये वाली x1 लेस देन 4। तो पहले उतार लो जल्दी उनको, फिर अब कि 9x1 5x2 लेस देन 45, x1 प्लस x2 लेस देन 6 और x1 ग्रेटर देन 0, x2 लेस देन 1, और अब ये वाली क्वेश्चन की x1 लेस देन 4, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो कि मैक्सिमम जेड बराबर 8x1 प्लस 5x2, 9x1 प्लस 5x2 लेस देन 45, x1 प्लस x2 लेस देन 6, x1 ग्रेटर देन 4, x2 लेस देन 1 और x1 ग्रेटर देन 5, x1 ग्रेटर देन 5। आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे रेड पेन कहाँ गया। देखिए मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक तो वैल्यू है x1 ग्रेटर देन 4, ठीक है, x1 लेस देन 4। जब लेस देन वाला भी साइन है, ग्रेटर देन वाला भी साइन है 4 के लिए है, तो क्या एक चीज़ हम ये भी तो लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से कि x1 बराबर 4 है ना, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। तो वो तो चलो छोड़ दी, मैंने अभी बात बता दी बस आपको। अब इन दोनों ग्राफ बनाओ भैया ग्राफ इन दोनों के भी। अब तो 2 4 6 8 10
12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये लोग है हमारे। अब देखो, अब इन इक्वेशन से फिर ग्राफ बनाओ भैया, बनाओ ग्राफ जल्दी जल्दी। यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 5 होगी, तो 9 5 वाले पे एक ग्राफ बन जाएगा पहली लाइन से। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन 6 6 पे बन जाएगा दूसरा ग्राफ, है ना। एग्जाम में आपको ग्राफ बना कर दिखाने होंगे ये दूसरी इक्वेशन से। देखिए तीसरी इक्वेशन एक है x1 बराबर 4, x1 बराबर 4 पे, यानी कि x1 बराबर 4 पे डायरेक्ट खींच दो एक लाइन, है ना, डायरेक्ट खींच दो एक लाइन। और एक बात का ध्यान रखना, x1 बराबर 4 यहीं से आ गया था, है ना, तो हम ना तो इसमें लेस देन वाला साइन यूज़ कर सकते हैं ना ग्रेटर देन वाला साइन, यानी ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बताएगा हमारा कुछ भी, ठीक है ना। ये बस लाइन है एक बीच में, एक लाइन है बस केवल। अब x2 लेस देन 1 है, x2 यानी कि x1 बराबर 1 हो जाएगा एक लाइन, यानी कि x1 बराबर 1 पे एक लाइन तय हो जाएगी आधे पे इसके पे, है ना। अब देखिए x1, ये x2 वाली जो 1 थी ये नीचे की ओर है, इसमें लेस देन वाला साइन तो नीचे की ओर होगी, है ना। और इसमें ये बराबर, तो बराबर वाले पे कुछ नहीं करेंगे, तो पहले वाले देखो, पहले वाली अंदर की ओर है, ये वाली भी अंदर की ओर है, तो यानी कि हमारा ये वाला रीज़न आ गया, है ना, ये वाला रीज़न आ गया हमारा। यानी यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट को, इन वाले पॉइंट के लिए क्या कर लेंगे हम, डायरेक्ट जो ना हम यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लो। x1 बराबर, पेन खत्म हो गया। देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट आए, है ना, जो एक्सट्रीम पॉइंट कहलाते हैं हमारे, जो हमने पढ़ा भी है पीछे के बारे में। तो अभी वाली जो पॉइंट है यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप निकाल लेना पॉइंट यहाँ पे कि x1 की वैल्यू आ जाएगी 4, x2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिसमें जेड की वैल्यू आ जाएगी 37, है ना। तो लिख देंगे बोथ इंटीजर है, इसमें तो बोथ इंटीजर से आए, है ना। तो कोष्टक मिल गया ऐसे बंद करके ऐसे, z बराबर 37 और x1 बराबर 4 और x2 बराबर 1। आप इसको सॉल्व कर लेना ग्राफ को, वहाँ से वैल्यू आ जाएंगे आपकी जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी, जिनका मान होगा, और ऐसे यहाँ से कर लेना, ठीक है। मैं आपको बस लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, x1 बराबर 5, x2 बराबर 0 और z बराबर y4 यहाँ पे। अब लास्ट में आपकी एक चीज़ रह गई, मैं जो आपको बताऊंगा अब वही चीज़ मेन है, वो आपको हर मतलब जो भी पेपर क्वेश्चन करना है उसके बाद में लिखनी ही लिखनी है। देखिए यहाँ पे आपके ये ग्राफ बनकर आ गए हैं, ठीक है जी। जो आपके यहाँ पे मतलब ग्राफ के लास्ट में ये हमारे उत्तर आ गए, देखिए दोनों इंटीजर है, बोथ इंटीजर यहाँ पे भी, यहाँ पे बोथ इंटीजर x1 x2 के मान, यहाँ पे x2, देखिए हमारा सवाल अब यहाँ पे लास्ट टाइम सॉल्व हो चुका है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए सवाल तो हमारा ये है, देखिए शुरुआत हुई है सवाल की यहाँ से। देखिए मैंने क्या करा, पहले मेरे ये वाले थे, ये वाला सवाल था, सवाल को पहले मैंने इस सवाल से मैंने एक ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ बना लिया। फिर जो पॉइंट जिस पर मैक्सिमम आ रही है ना पॉइंट पे, है ना, वो पॉइंट लिख लिया मैंने। कौन से पाए थे हमारे 3.7275 x1 का मान और x2 का मान 2.25। इन सवाल पहले हमारी वैल्यू मैक्सिमम आई, तो हमारे x1 और x2 क्या आए, दोनों नॉन इंटीजर आए। दोनों जब नॉन इंटीजर आए तो इनमें से मैंने बड़ी वाली वैल्यू को, हमें इंटीजर बनाना होते हैं ना, तो पहले मैंने बड़ी वाली वैल्यू को मैंने ले लिया। फिर उससे 3.375 छोटा हुआ क्या 3, उससे बड़ा कौन सा 4, तो फिर मैंने इन दोनों के लिए तोड़ लिया, है ना, x1 लेस देन 3, x1 ग्रेटर देन 4, दोनों के लिए सब प्रॉब्लम लिख लिया अलग अलग, उनको सॉल्व किया। सब प्रॉब्लम फर्स्ट से हमारी वैल्यू इंटीजर में आ गई, तो उसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है ना। इससे आगे ये बाउंड, यानी कि ये बाउंड हो गया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब ये देखो सब प्रॉब्लम 2 है, सब प्रॉब्लम 2 में सॉल्व करने लगा, जिसमें हमारी वैल्यू की x2 की वैल्यू कितनी आई, यानी y इंटीजर नहीं आई, 1.8 आई। तो अब इसके लिए सॉल्व करेंगे, x2 बराबर 1.8 के लिए, तो मैंने 1.8 लिख लिया, उससे छोटी वैल्यू कितनी 1.8 से 1, बड़ी कर 2। तो फिर इसके लिए सब प्रॉब्लम 3 और 4 लिखे मैंने, सब प्रॉब्लम 3 और 4 सॉल्यूशन करी। सब प्रॉब्लम 4 से तो नॉन फीजेबल आ गया, जिसको मैंने अब बाउंड कर दूंगा यहाँ पे, ये भी बाउंड हो गई। अब यहाँ पर देखो जब मैंने सब प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करा तो x1 की वैल्यू कितनी 4.4। अब मैंने इसको 4.4 को ले लिया, 4.4 को, उससे छोटी वैल्यू कौन सी 4, इससे बड़ी कौन सी 5, इनके लिए सब प्रॉब्लम 5 और सब प्रॉब्लम 6 को सॉल्व किया मैंने। उनसे कौन सी आ गई, उनसे जो वैल्यू आई वो दोनों इंटीजर वैल्यू आई, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है वैल्यू जो x1 वाली है, तो इनसे इंटीजर वैल्यू, यानी लास्ट टाइम हम किस नतीजे पर पहुँचे, नतीजा देखो अब इसमें क्या हो नतीजा। देखिए हमारा सवाल क्या था, सबसे पहले उस ग्राफ से आए थे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, मैक्सिमम जेड की वैल्यू जेड बराबर इतनी, है ना, जहाँ पे x1 का कितना मान था हमारा 3.75 और x2 का मान कितना था हमारा 2.25, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इससे दो ग्राफ बने, यानी सब प्रॉब्लम 1 एंड सब प्रॉब्लम 2,
यानी सब प्रॉब्लम 1 और सब प्रॉब्लम 2 बनी यहाँ से, जो कि बनी x1 लेस देन 3 पे, और यहाँ पे बनी हमारी x1 ग्रेटर देन 4 पे। कैसे कैसे बनी? z का मान कितना आया 39, x1 का मान आया 3, x2 का मान आया 3, लिख दी भैया। और यहाँ पे z बराबर 41 आ गया, यहाँ पे z x का मान कितना था यहाँ पे 40, x2 का मान कितना है 1.8। फिर ये तो हमारा, ये तो बाउंड जहाँ तक इंटीजर आ गए थे तो छोड़ दे। फिर मैंने यहाँ से बनी 200 प्रॉब्लम हमारी, यानी कि एक बनी x2 लेस देन 1 पे और एक बनी x2 ग्रेटर देन 2 पे। z बराबर 40.5, जहाँ पे x1 का मान कितनी आ गई 4.44, x2 का मान कितना आ गई 1 आ गई, है ना, ये हो गई। और एक हमारी बनी z बराबर 42 पे, मैक्सिमम z बराबर x1 का मान कितना था 4 और x2 का मान कितना आया था 2, है ना, आ गया था। लेकिन हम लिख सकते हैं कि इनफीजिबल सॉल्यूशन आया था यहाँ पे, इनफीजिबल। ठीक है, फिर इसकी प्रॉब्लम बनी थी क्योंकि अब यहाँ पर भी इंटीजर नहीं आई थी। अब इसकी बनी थी किस पे, x1 लेस देन 4 पे और x1 ग्रेटर देन 5 पे। मैक्सिमम z बराबर कितनी आई थी यहाँ पे 37, और x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और z बराबर 40, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये सब प्रॉब्लम कौन सी थी हमारी, सब प्रॉब्लम 6। सब प्रॉब्लम कौन सी थी हमारी 5। ये सब प्रॉब्लम कौन सी थी हमारी 3। ये सब प्रॉब्लम कौन सी थी हमारी 4। ठीक है जी, यहाँ तक आ गई। अब एक बात गौर कीजिए आप मेरी, जितने भी इंटीजर आए, जितने भी इंटीजर, कहाँ पे इंटीजर आए, यहाँ पे इंटीजर आया हमारा, और हमारा यहाँ पे इंटीजर आया लेकिन इनफीजिबल है, तो छोड़ दो इसको, तो ठीक है ना। और हमारा एक इंटीजर आया यहाँ पे, हमारा इंटीजर आया यहाँ पे, यानी इस वाले इसमें, इस वाले इसमें, इस वाले इसमें, 3 पे हमारे इंटीजर आए, है ना। जो भी इन तीनों में मैक्सिमम जेड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है 37 है, 40 है, 39 है, सबसे ज़्यादा किस में, यहाँ पे है ना। तो लास्ट में कॉविल हमारा सॉल्यूशन यही होगा, आंसर हमारा लास्ट में क्या, लास्ट में क्या होगा आंसर, यानी कि जेड बराबर 40, x1 बराबर 5, x2 बराबर 2, बी ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ गिवन LPP। ठीक है नहीं, यानी कि जो ऑप्टिमम वाले सॉल्यूशन है, जो इंटीजर वाले हैं ना, उनमें से भी जो बड़ी वाली वैल्यू होगी जिसकी, यानी x बराबर जेड बराबर 40 आ रहा था, वो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए सवाल आपका यहाँ तक था ये सारा, तो ठीक है, देख लेना PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी इसकी। और आपको जल्दी जल्दी से मैं आपको एक बुक का एग्जांपल और बता दूँ। ये तो मैंने सवाल, ये मैंने एग्जांपल जो लिया था ना, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था जिससे जो ना आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि बड़ा सवाल था तो बीच में हर एक पॉइंट आ रहा, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। अब देखो ये वाला पॉइंट, देखिए सवाल दे रखा है, मैं सवाल दे रखा है x1 x2 आर इंटीजर, यानी x1 x2 हमारे इंटीजर होने चाहिए दोनों। सबसे पहले इक्वेशन लिखी, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखी है मैंने, उनको इक्वल करके पहले उनका ग्राफ बना लिया। जब उनका ग्राफ बन गया है ना, तो यहाँ पे 9/2 और 7/2 ये पॉइंट आए, जो मेन पॉइंट आया हमारे, है ना। यानी कि कौन कौन से पॉइंट आए, x1 का मान कितना है हमारे 9.2, यानी कि 4.5, x2 का मान कितना है 7.2 यानी कि 3.5, और मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी है 63। लेकिन दोनों ही यहाँ पे कौन से हैं, दोनों कौन से नॉन इंटीजर हैं, नॉन इंटीजर तो मैक्सिमम वाला कौन सा 4.5, तो 4.5 वाले के लिए सब प्रॉब्लम फर्स्ट तोड़ी, सब प्रॉब्लम फोड़ दी। 4.5 है तो देखिए मेरा हो जाता है पेंसिल से, देखिए 4.5 है, 4 ये और 5 है, तो यानी कि मैं 4.5 को इस तरह से लिख लेंगे, ऐसा तोड़ लेंगे, यानी यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये 4, यानी कि x लेस देन 1, x1 लेस देन 4 और x1 ग्रेटर देन 5 तोड़ लेंगे। तो देखिए एक इक्वेशन क्या करी हमने, ये हमारी x1 लेस देन 4 और x1 ग्रेटर देन 5 तोड़ ली, 2 तोड़ लेंगे। फिर इनके लिए ग्राफ बना लेंगे, हम इनके लिए ग्राफ बना लेंगे। किसी का इंटीजर आता है किसमें, उसको वहीं पे बाउंड कर देंगे, जिसका नहीं आता फिर उसके लिए 2 प्रॉब्लम तोड़ लेंगे, उसको तोड़ लेंगे। तो आप इस एग्जाम्पल को इसमें से देख कर लेना ये ना, और बाद में जाकर हम ऐसे लिख ही देते हैं हम प्रॉब्लम, है ना। गिवन प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम 1 में टूटी, 2 में टूटी, 3 में टूटी, नॉन फीजिबल आया, यहाँ पे सॉल्यूशन आया, है ना। जो बाद में जो हमारा मैक्सिमम आता है, और जो जिनमें जो इंटीजर वाले होते हैं, जो उनमें मैक्सिमम आता है, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे ये वाली सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको भी आप उसी जैसे मैंने समझाया उसी मेथड से कर लेना, देख देख के इसमें से। और देखिए अब एग्जांपल में जो ना ये दोनों सवाल आए हुए हैं, इसमें लिख नहीं रखे भले, इसमें 9वां और 10वां, तो इनको 9वीं 10वीं एग्जांपल, इनको क्वेश्चन को कर लेना। तो 1 2 और 3 और एक मेरा वाला जो मैंने समझा दिया आपको, है ना। 4 सवाल हो गए आपके इसमें, ब्रांच एंड बाउंड मेथड में, सिंपल मेथड है, थोड़ा काफ़ी टाइम लगा है बस इसमें। और इसमें जो ये हमारा था कौन सा जो प्रोसीजर था हमारा मिक्स्ड इंटीजर कटिंग, इसमें मैंने केवल एक एग्जांपल करवाया है ना, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, एक में बहुत समय चला गया इसमें, है ना।
तो आप मैंने कहा था कि इसका एग्जाम्पल नंबर 1 भी कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेना है इसका, और एग्जाम्पल नंबर में 2 करवा ही दिया है ना, और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है ना। और इसमें देखो जो आपका पहला मेथड था उसमें मैंने आपको 4 सवाल करवा दिए थे है ना, जो ये ऑल इंटीजर कटिंग प्लेन एल्गोरिथम था उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 करवा दिया था मैंने आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, बस बहुत है, ये इतने कर लेना, ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंटीजर प्रोग्राम में आपका चैप्टर ख़त्म होगा। अगला चैप्टर होगा आपका, अब आज आपके बच्चे हैं ये रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, सेंसिटिविटी एनालिसिस और गोल प्रोग्रामिंग। अगला चैप्टर आपका रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। उससे आगे फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे। इसमें 2 लेक्चर लगेंगे रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में, चाहो तो मैं एक में भी करवा दूँगा ख़त्म, काफ़ी बड़ा हो जाएगा एक लेक्चर ही वरना। चलो देखते हैं कितने लेक्चर में ख़त्म होता है ये रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। बाकी हाल तो आपको समझ में आया होगा है ना। अब आपका कोर्स मतलब 80% ख़त्म ही हो गया है, 80 या 85% ही ख़त्म हो गया है, यानी कि ये भी आपको इंटीजर प्रोग्राम भी ख़त्म। बच्चों को और करवाते हैं फिर अगले उसमें वीडियो में। आप तो बाय बाय।